साथियों, जैसे कि सवाल उठता रहता है, बार बार कुछ नए नए ड्रामे भी आ रहे हैं देश के अंदर जो बताते हैं कि भाई संविधान इसने लिखा, संविधान उसने लिखा। मतलब एक बात जो पूरा विश्व जानता है, एक इंसान जिसको पूरा विश्व मानता है, उसके खिलाफ हमारे ही देश में रह रहकर कुछ ना कुछ चलता रहता है। कभी मूर्तियां तोड़ी जाती हैं, कभी संविधान जलाया जाता है, कभी मतलब जितनी नीची हरकतें सोच सकता है कोई इंसान, वो सब किया जाता है एक उस शख्स के खिलाफ जिसको पूरी दुनिया सिंबल ऑफ नॉलेज के नाम से जानती है। अब क्योंकि संविधान को लेकर, बाबा साहब को लेकर बहुत ज्यादा देश में उन्माद मचाया जा रहा है, बहुत ज्यादा पागलपन कर रहे हैं लोग बाग उसमें। शायद सरकार उनको सहयोग कर रही है तभी इतना कोई इंसान बोल सकता है, वरना संविधान निर्माता के खिलाफ खुलेआम ऐसी बकवास करना कोई हंसी मजाक की बात तो है नहीं। खैर, आज हम बात करेंगे कि संविधान बाबा साहब ने ही क्यों लिखा, कोई और दूसरा व्यक्ति क्यों नहीं लिख सका। क्योंकि उस टाइम के कहे जाने वाले दलितों, अछूतों, गिनती आने वाले इंसान को, जिसमें कि भेदभाव भी एक बहुत अच्छे चरम पर था अपने उस समय एक दलित को ही क्यों सर्वोपरि रखा गया, क्या जरूरतें थी या क्या खूबियां थी बाबा साहब के अंदर जो उनको ही सर्वमान्य रखा गया। उस टाइम गांधी भी बैरिस्टर थे, नेहरू भी बैरिस्टर थे, और अगर मैं इनके अलावा और नामों की बात करूं तो श्री राजगोपालचारी, मुंशी, बी एन राव, वो बी एन राव जिसका आजकल बहुत शोराकुल ने ड्रामे मचा रखे हैं नए नए तरीके के, जेपी कृपलानी, मतलब ऐसे बहुत सारे नाम थे जो अच्छे पढ़े लिखे थे, अच्छी जानकारी रखते थे, अच्छी नॉलेज रखते थे। फिर बाबा साहब को ही संविधान लिखना क्यों पड़ा? आखिर वो कौन सी सिचुएशन थी, वो कौन सी मुश्किलें थी जिनका मुकाबला करना इन लोगों के पास या इनमें इतनी वो क्षमता नहीं थी कि उन चीजों का सामना कर सके, उनका सॉल्यूशन ढूंढ सके जो प्रॉब्लम सामने आ रही थी उस समय, देश की आजादी के बाद की जो प्रॉब्लम दिख रही थी। तो चलिए आज बात करते हैं कि संविधान बाबा साहब को ही क्यों लिखना पड़ा। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि उस समय के जो हालात थे वो जातिगत बहुत खराब स्थिति भारत में, नीचे जात में कहे जाने वाले लोगों को अपनी जिंदगी उसर बसर के लिए बहुत कुछ सहना पड़ता था। हालांकि अंग्रेजों के आने के बाद उसमें कुछ रियायत मिली थी, कुछ राहत मिली थी। अगर मैं कॉन्स्टिट्यूशन पर आ जाऊं तो कॉन्स्टिट्यूशन तो तब लिखेंगे जब वो संविधान में आएंगे। ये लाइन पता है किसने कही थी? ये लाइन कही थी उस टाइम के सबसे बड़े नेताओं में गिने जाने वाले सरदार पटेल ने। जी हाँ, सरदार पटेल ने कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन तो तब लिखेंगे जब वे संविधान सभा में आएंगे, हम उनको संविधान सभा में आने ही नहीं देंगे, हम उन्हें जीतने ही नहीं देंगे। ऐसा ओपन डिक्लेरेशन वल्लभ भाई पटेल ने दिया था और ये लिखित है। ठीक है, तो जिस इंसान के खिलाफ एक इस तरीके से मुहिम तैयार हो कि उसको कहीं आने नहीं दिया जाएगा, बैठने नहीं दिया जाएगा, संविधान सभा का मेंबर नहीं बनने देंगे, तो लिखना तो बहुत दूर की बात आएगी। जब ये सिचुएशन बनी तो इस समय बाबा साहब को संविधान सभा में जाने के लिए कहते हैं कि वेंटिलेटर का सहारा लेना पड़ा, और वो वेंटिलेटर था जैसूर खुलना, एक जगह का नाम है, बंगाल का इलाका है वो। वहां से बाबा साहब को लड़ना पड़ा और बाबा साहब संविधान सभा में उसके बाद चुने गए, क्योंकि संविधान सभा में जिन लोगों को चुना गया था वो प्रतिनिधित्व करते थे अपने अपने एरियाज का, उनको रखा जाता था। तो क्योंकि बाबा साहब नहीं थे और सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे लोग इस तरह के बयान दे रहे थे, तो ये बड़ी मुश्किल थी। खैर, बाबा साहब को फाइनली संविधान सभा में चुना गया। उस समय जो भारत की स्थिति थी, भारत की स्थिति उस समय ये थी भाई कि 560 रियासतों में विभाजित था हमारा देश, 560। ये मैं राउंड फिगर बता रहा हूँ, एक दो ऊपर ही थे, नीचे नहीं थे इससे। तो इस 560 रियासतों में से हैदराबाद, भोपाल, त्रावणकोर, कोल्हापुर, इन्होंने भारत में शामिल होने से बिल्कुल क्लियर मना कर दिया था कि भारत में हम शामिल नहीं होंगे। तो इनको भारत में कैसे शामिल किया जाए, इसका कॉन्स्टिट्यूशनल सेटलमेंट कैसे किया जाए, इसके लिए ब्रिटिश कैबिनेट की मीटिंग हुई। हैदराबाद, त्रावणकोर, कश्मीर, इन तीन राज्यों ने डिक्लेयर किया कि हम भारत में किसी कीमत पर शामिल नहीं होंगे, हम पाकिस्तान की तरह स्वतंत्र रहेंगे। आज जो बातें चलती है कि भाई कश्मीर में ये, कश्मीर में वो, कश्मीर में ये होता है, तो कश्मीर ने, आप पहले इस बात को अच्छे से समझ लीजिए कि कश्मीर ने आजाद भारत में शामिल होने से मना ही कर दिया था। जो वहां के उस समय के राजा थे, उन्होंने कहा था कि हम अपना अलग रहेंगे, हमें किसी देश में शामिल नहीं होना है।
तो ये अड़चने आनी शुरू हुई थी संविधान बनने से पहले। अब सिचुएशन ऐसी बन चुकी थी कि उस वक्त नेहरू, पटेल, गांधी, किसी को भी ये समझ में नहीं आ रहा था कि इन 560 रियासतों को किस तरह सेटलमेंट किया जाए, कैसे इनको मनाया जाए कि एक देश बनकर सब मिलकर एक साथ आ जाए। तो 17 जून 1947 में बाबा साहब ने इंटरनेशनल प्रेस को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने 3 बातें बोली। पहली, ब्रिटिश पार्लियामेंट को भारत के राज्य के संप्रभुता सार्वभौम के ऊपर कानून बनाने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसा कोई अंतर्राष्ट्रीय कानून नहीं है जिसके तहत ये भारत में रहेंगे या नहीं रहेंगे, ये तय करने का अधिकार और शक्ति ब्रिटानी पार्लियामेंट के पास नहीं है। दूसरा पॉइंट, इन सभी राज्यों के राजाओं से अपील है कि यदि आप सोचते हैं कि आप संप्रदाय राष्ट्र में जाएंगे और संयुक्त राष्ट्र भारत के सार्वभौम भौमिकता की दृष्टि से आपको स्वतंत्रता बना सकते हैं, तो आपसे बड़ा नासमझ कोई नहीं होगा। तीसरा, इन सभी राजाओं को बाबा साहब ने कहा कि आप सभी भारत में शामिल हो जाओ, हम सब इस देश के भीतर अपने संवैधानिक निपटान कर सकते हैं और हम एक बड़ा राष्ट्र बना सकते हैं। और यह सब बाबा साहब ने कहा था जब नेहरू, गांधी और पटेल को समझना ही नहीं था कि इन राज्यों की एकता कैसे बनती है, कैसे बन सकती है। तो सबसे पहली बात तो ये कि जहां जिस समय देश, जिसको आज हम कहते हैं कि भाई हमारा देश फलाना ढिमका, और वो हिंदू राष्ट्र वाला जो बताते हैं कि हमारा तो बहुत बड़ा अखंड भारत था। भाई तुम्हारे अखंड भारत ही 560 में विभाजित था। जिस अखंड की बात करते हो वो सम्राट अशोक के टाइम पर, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम की बात करते हो आप। उसके बाद कभी अखंड नहीं बचा आपका देश, ठीक है, जिनका आप नाम तक नहीं लेते हो। तो जिस देश की आप बात कर रहे हो 560 रियासतों में विभाजित है। उन 560 में 3 स्टेट ने बिल्कुल डिक्लेयर कर दिया है कि वो भारत के अंदर शामिल नहीं होंगे। अब इस सिचुएशन में किसी को कुछ समझ में नहीं आता कि वो कैसे शामिल करा जाए, तो डॉक्टर अम्बेडकर को जिम्मेदारी जाती है। वो लेते हैं, वो कहते हैं कि उन देशों से भी कहा उन्होंने कि भाई आप शामिल रहो, मिलकर संवैधानिक कुछ उपचार कर लिया जाएगा। ये काबिलियत आती है डॉक्टर अम्बेडकर की निकल कर अब यहाँ पर। इससे आगे बात आती है कि भाई डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को मौका क्यों दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करने के लिए। तो उसके लिए जो बड़ी बात है वो ये है कि उस समय बाबा साहब से बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल फिलोसफर दुनिया में कोई नहीं था। 1987 बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल से लेकर लेबर मिनिस्ट्री, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली तक जो बाबा साहब अम्बेडकर ने अलग अलग लेजिस्लेटिव के काम किए थे, उसे पूरी दुनिया जानती थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो बना, उसके लिए तो जो 3 रिकाउंटेबल कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें बाबा साहब ने जो व्यूज दिए थे उनका 50% अमेंडमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में हुआ था। दूसरा पॉइंट, मुसलमानों के बाद भारत में दूसरा सबसे बड़ा माइनॉरिटी शेड्यूल कास्ट था। पॉइंट समझना ये वाला जो मैं बता रहा हूं कि बड़े जो कम्युनिटी थी, एक तो मुसलमान थी, वो अलग अपनी डिमांड कर चुके थे पाकिस्तान की। उसके बाद अगर बड़ी माइनॉरिटी कोई वो आ रहा था तो वो आता था शेड्यूल कास्ट का। और बाबा साहब ने ये स्टैंड लिया था कि अगर बनने वाले संविधान में हमारे संवैधानिक अधिकार सुरक्षित नहीं रखे गए तो वह संविधान में मंजूर नहीं होगा। नेहरू और गांधी को एक डर था कि यदि पार्टीशन ऑफ इंडिया हुआ और उसके बाद अगर संवैधानिक सॉल्यूशन नहीं मिला तो भारत के 560 टुकड़े हो सकते हैं। क्योंकि उन 560 टुकड़ों को जोड़ने वाला अगर कोई था तो वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। इस बात को बहुत अच्छे से समझ लीजिए। ये बात गांधी और नेहरू को भी बहुत अच्छे से पता थी कि अगर इस समय भारत को कोई व्यक्ति जोड़ सकता है तो वो सिर्फ इतना काबिल एक ही व्यक्ति है और वो है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने जब ये चीज देखी और समझी कि डिवीजन हो सकता है तो उस डिवीजन को बढ़ावा नहीं दिया। और ये दुनिया में सबसे बड़ा, सबसे बेहतरीन और शक्तिशाली संविधान का निर्माण था जो 26 नवंबर 1949 को राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी को सौंपा गया। इस दिन संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है, जो हम सब लोग जानते हैं। इस कंडीशन में, इस स्थिति में या इस सिचुएशन में जब भारत का संविधान लिखा गया और जिसको सबने एक्सेप्ट किया, तो इससे यह सिद्ध हुआ कि बाबा साहब दुनिया के सबसे बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट थे, क्योंकि वही एक इंसान थे जो इसको जोड़ने में
सक्षम और कामयाब हुए। जहां तक बात आप कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्टिंग कमेटी की करते हैं, तो खुद टीटे कृष्णमाचारी ने संविधान सभा में खड़े होकर बोला है, और ये तो आपके वीडियोस में, टीवी में, फिल्मों में क्लियर भाषण है, ये लिखित नहीं है, तो वैसे भी वीडियोस में भी आप टीटे कृष्णमाचारी अगर यूट्यूब पर सर्च करेंगे संविधान सभा में उनका भाषण, तो आपको मिल जाएगा, जिसमें उन्होंने साफ साफ कहा है कि ड्राफ्टिंग कमेटी में जो लोग थे उनमें से कोई बीमार हो गया, कोई छुट्टी पर चला गया, कोई विदेश जरूरी काम से निकल गया, कोई घर के कामों में व्यस्त था, किसी ने रिजाइन कर दिया। इसके बावजूद संविधान बनाने की पूरी जिम्मेदारी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर पर आ पड़ी और उन्होंने उसको बखूबी निभाया। ये वर्ड्स मेरे नहीं है, ये वर्ड टीटी कृष्णमाचारी के हैं। राष्ट्रपति महोदय सर, मैं इस सदन में उपस्थित उन लोगों में से एक हूं जो जानते हैं कि इस संविधान का मसौदा तैयार करने में डॉक्टर अंबेडकर ने कितनी मेहनत और लगन खर्च की है। शायद सदन को पता हो कि उसके द्वारा मनोनीत 7 सदस्यों में से एक ने इस्तीफा दे दिया और उसकी जगह किसी और को नहीं लिया गया। एक सदस्य थे अमेरिका में, तो उनकी जगह भी खाली रही, और एक और सदस्य अपने कुछ कामों में, राज्य के कामों में व्यस्त रहे, इसलिए उनकी जगह भी खाली रही। एक या 2 सदस्य दिल्ली के बाहर थे और शायद सेहत की वजह से शामिल न हो सके। इसलिए आखिर में हुआ यूं कि मसौदा तैयार करने का सारा भार आ पड़ा डॉक्टर अंबेडकर पर, और मुझे कोई शक नहीं कि हम सब उनके अनुग्रहित हैं। ये वास्तविकता है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की। अब आता हूं मैं उस नाम पर जिसको लेकर बहुत ज्यादा उछल कूद हो रही है, सर बी एन राव। पहले नाम के सामने सर लग रहा है, तो इससे आप समझ सकते हैं अंग्रेज सर की उपाधि किनको देते थे। अंग्रेज कभी उसको सर की उपाधि नहीं देते थे, चाहे वो कितना भी विद्वान हो, जो उनके खिलाफ जा सकता था, और हर बुद्धिमान इंसान खिलाफ जा सकता है। नो, अगर कोई जिस सरकार से या जिस देश से हम लड़ रहे हैं आजादी के लिए, वहां से अगर मैं सर टाइटल ले रहा हूं, मुझे उपाधियां दी जा रही हैं, तो निश्चित ही आप समझ सकते हैं कि मैं उनके लिए नौकरी करता था। तो बी एन राव ब्रिटिश सरकार में नौकर थे। अब बात संविधान की आती है। संविधान में कहा जाता है कच्चा मसौदा। तो मैं आपको नीचे लिंक दे रहा हूं अपने एक वीडियो का जो मैंने पहले बनाई है कि कच्चा मसौदा क्या होता है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर वो लिंक पर चेक कर सकते हैं कच्चा मसौदा का मतलब क्या होता है। दूसरा, संविधान लिखा बी एन राव का क्या पार्ट है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का क्या पार्ट है, इस पर पहले मैं आपको वीडियो दे चुका हूं, उसका भी डिस्क्रिप्शन दे रहा हूं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं, आप वहां पर जाकर उसको भी पहले ध्यान से सुनिए, समझिए। और ये ऊट पटांग जो आजकल एक छोटमैया वकील चल रहा है, जो ढंग से बोल भी नहीं सकता है, बोलना भी तमीज से नहीं आता इस इंसान को, 2-4 उठाए गिरे पकड़े हुए हैं इसने, अपने साथ बैठा कर रखता है उनको, लफंगे ही हैं इसके साथ, ये बात भी सच है। उन लफंगों को लेकर घूम रहा है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को मिटा देंगे, डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान नहीं लिखा। तो भाई तू पहले तमीज से बोलना सीख और दिमाग से जिंदा हो। अगर तुझे इतनी खुजली है कि डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान नहीं लिखा तो कोर्ट में डालना इस बात को, कोर्ट में चैलेंज कर। पहले ही बहुत बड़े बड़े चैलेंज डाले हैं लोगों ने कोर्ट के अंदर, रामायण तक पर चैलेंज डाला है कोर्ट में, तो जो हमारे भारत का सबसे बड़ा धार्मिक ग्रंथ है, तू नहीं डाल सकता। इस सोशल मीडिया पर 2-4 लफंगों को उठाकर जो भौ इधर उधर करना, उससे क्या मिलने वाला भाई। कोर्ट में चैलेंज कर, वकील है तू, तो मैंने सुना है वकील है, तो कोर्ट में चैलेंज कर कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान नहीं लिखा और बी एन राव ने लिखा है। कोर्ट में ही तेरा कोर्ट उतार दिया जाएगा, क्योंकि तू जानता है ये बात सच नहीं है। तुझे सिर्फ एक ड्रामा क्रिएट करना है, खुलेआम SC/ST के खिलाफ बोलना है, देश में लोगों को भड़काने का काम कर रहा है, जो कि बहुत खतरनाक दंगों में बदल सकता है। जिस तरह की तेरी बातें हैं, नीले कबूतरों को उड़ा देंगे, नीले कबूतर को खत्म कर देंगे। अरे भाई, जितने भगवान बनाए जाते हैं सारे, वो भी नीले बनाए जाते थे हमसे पहले, अब तो ये अलग रंग बदलने लगे हैं। वरना शिव जी, कृष्ण, राम, ये सब नीले रंग के बनाए जाते थे। तो भगवान को नीला कबूतर कह रहा है क्या? उनको उड़ा देगा? या इस देश के बहुजन समाज को नीला कबूतर बोल रहा है तो उनको उड़ा देगा? वैसे तू उड़ाने में कहीं नहीं आने वाला, तू तो कहीं गिनती में भी नहीं रहेगा। तू दंगे लगाकर इन नौजवानों में आग लगा जाएगा,
इनमें से कुछ घर बर्बाद कर जाएगा और शायद तुझे उम्मीद और टिकट मिल जाए कहीं से भी, भीख से जो मांग रहा है, तो वो भी हो सकता है। खैर, इन जैसों की हरकतों की वजह से देश में सांप्रदायिक माहौल बिगड़ता है। इन जैसे लोग ही जो नौजवान पीढ़ियों को समझने नहीं देते डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अहमियत, क्योंकि ये पढ़े लिखे हैं लेकिन एक गंवार है। पढ़े लिखे गंवारों में जरूर अंतर समझना दोस्त। शिक्षित होने का मतलब सभ्य होना नहीं होता। शिक्षित होने का मतलब ज्ञान की उपलब्धि नहीं होती। ये जो आपकी क्वालिफिकेशन है, इसमें और एजुकेशन में बहुत बड़ा अंतर होता है। तो ये ऐसे लोग अब कुछ नया नहीं है, पहले से भी रहे हैं ऐसे लोग, और हर समाज में, हर जात बिरादरी में भी है। इनके बहकावे में मत आना, पहले समझना कि जो ये कह रहा है क्या वो वास्तव में सच है। ये इतना ड्रामा क्रिएट कर रहा है कि सड़कों पर आकर अपना जन्मदिन मनाना चाह रहा है, तो जो नौजवान के साथ घूम रहे थे भाई, पहले इस बात को समझ तो लेते कि ये लफंगा सड़क पे जाकर अगर अपना जन्मदिन मनाने की कोशिश कर रहा था, क्यों कर रहा है? एक फ्री का हाईलाइट चाह रहा है, बिना कुछ करे उसको प्रसिद्धि मिल जाए, क्योंकि दो चार लोग तो वैसे साथ लगने लग जाते हैं हमारे देश के अंदर, तो बड़ी खूबी पहचान है। अगर एक जेसीबी चल रही है तो देखने के लिए जितने लोग खड़े हो जाते हैं, उतने भी इसके पीछे नहीं घूम रहे। और ये अपने आप को समझ रहा है कि डॉक्टर अम्बेडकर का नाम मिटा देगा, कॉन्स्टिट्यूशन को बदल देगा, रिजर्वेशन को हटा देगा, ST ST OBC सारे नीले कबूतर होंगे इसके लिए। तो इसको तो खैर छोड़िए, ऐसे तो उनके जो ये सोच है इसकी तो शायद ये पुश्तैनी गड़बड़ है, इसके साथ चलता है, पहले भी ऐसा था, इनका करेंगे। इनकी बात पर नहीं जा रहे, मैं बात वापस लाता हूँ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर पर। तो दोस्तों, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर वो शख्सियत है जिनको पूरा विश्व सिंबल ऑफ नॉलेज के नाम से जानता है। इसे मैं अपने देश की बात नहीं कर रहा हूँ, बाहर की कई यूनिवर्सिटीज में डॉक्टर अम्बेडकर के रिसर्च पढ़ाए जाते हैं। द प्रॉब्लम ऑफ रूपी, ऐसे ऐसे रिसर्चेज हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के कि जिनको आज भी लोग बैठकर समझने की कोशिश करते हैं कि उस टाइम पर इतना विद्वान व्यक्ति कैसे हुआ था, कैसे हो सकता था। उनकी किताब अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि सारे ग्रंथों को निचोड़ एक किताब में देने का मतलब है कि उस इंसान ने सारे ग्रंथ पढ़े थे, तब जाकर एक किताब लिखी थी। इस तरीके से सिर्फ जाति के आधार पर भेदभाव करना, किसी इंसान को उल्टा बोलना, गलत बोलना, मैं समझता हूं इससे बड़ा दुर्भाग्य हमारे देश का नहीं है। तो दोस्तों, आप लोग जागिए, डॉक्टर अम्बेडकर को पढ़िए, रिजर्वेशन को समझिए, पढ़िए कि, और ये पढ़ना फेसबुक व्हाट्सएप पर नहीं है, बुक्स में पढ़िएगा, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है। क्योंकि फेसबुक और व्हाट्सएप का ही ये हाल है कि इन जैसे नमूने तैयार हो रहे हैं, उनके पीछे लगने वाले कुछ बेवकूफ तैयार हो जाते हैं जो व्हाट्सएप और फेसबुक की ही देन है। अगर वो किताबें पढ़ लें तो 1 मिनट में इसका विरोध कर देंगे और झट से डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के पक्ष में खड़े हो जाएंगे। तो मेरा आपसे सिर्फ इतना कहना है कि आप डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को पढ़िए, आप कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़िए, आप उससे संबंधित जैसे रिजर्वेशन है या और जो चीजें उनको पढ़िए, तब जाकर अपना डिसीजन लीजिए, ना कि फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए। जय भीम।